तो हम लोग वन फ्रॉम वन पॉलीपेप्टाइड एमिनो समझ में आ गया। चलो इसके आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। इसके आगे हमारा क्या, जब अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन के बारे में। इसके बाद करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ जीन के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक डालना, टॉपिक डालेंगे टाइप्स ऑफ जीन। टॉपिक डालेंगे अपन टाइप्स ऑफ जीन। काम करो कर दे क्या होता है हम गर्मी में तो कोई पढ़ना है तो अपन टॉपिक डालेंगे जीन, ठीक है भाई। तो हमारा टाइप ऑफ जीन टॉपिक डालना। हम लोग बात करने लगे, अब हमारे पास कितने टाइप के जीन होते हैं ना उसको बात करने लगे, ठीक है भाई। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ जीन। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ जीन। सॉरी, अब जीन जो है ना वो हमारा दो तरह है। जीन की तरह होती है दो तरह, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, क्या होता है भैया ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या होता है हमारे पास, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और एक हमारा हो जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। समझ हमारा पहला क्या है, पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और जो दूसरा है वो हमारा नॉन, इसको लिखना नहीं है, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये हमारे पास दो तरह के, ठीक है भाई। पता चलेगा इन दोनों में क्या अंतर है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब होता है कि वो जीन जो हमेशा काम कर रहा है, वो जीन जो हमेशा काम कर रहा है और उसका कोई छुट्टी नहीं होता है, तो कोई छुट्टी नहीं। वही बात हो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की, तो इसका पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए छुट्टी होता है। मतलब हम लोग बात करें ये चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, मतलब इसका रेगुलेशन होगा ऑन ऑफ का, जबकि इसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं होगा ऑन ऑफ, मतलब ये परमानेंटली ऑन रहेगा। समझ में? अच्छा एक बात होता है, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं और एक दिन छुट्टी मिलता ही नहीं, मतलब संडे होता है ना, अपने लिए ब्रेक मिलता है। समझ में? तो हम लोग किस टाइप का काम वर्क करें, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव टू कॉन्स्टिट्यूटिव नॉन, और हमारा ऑन ऑफ मैकेनिज्म, कभी काम कर रहे हैं कभी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन वही मम्मी का बात करूँ, और संडे वगैरह मंडे रोज में खाना बनाना नहीं हमें, है ना, तो नॉन स्टॉप काम करती, नॉन स्टॉप काम करती। और उसके बाद फाइनली क्या होता है भैया, तब जाए। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो कभी किसी दिन ऐसा हो गया कि मम्मी बोल रहे हैं खाना नहीं बना रहे, तो उसके बाद क्या होगा, पूरे घर का माहौल सोच लो, मतलब खाने में लाभ तो बढ़ जाए क्या, बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए। अब मान लो बोल दे कि नहीं तू महीना तुमने बना रहे, बाकी तुम बना नहीं आएगा, बढ़ने में लाभ आ जाए, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह का हमारे पास कंडीशन एक्टिव होता है। हम लोग क्या बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है वो हमेशा वर्क करता है, हमेशा, मतलब वो कभी उसको वो बंद नहीं होता, वो हमेशा ही काम करता है। जैसे मम्मी अपना काम करते हैं ना हमेशा, चाहे जो हो जाए, संडे हो मंडे हो, शादी ब्याह हो, कुछ हो, खाना तो बनना है ना, उनका काम तो होता ही है। समझ में? वही हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जो हमेशा काम करे और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वो जो हमेशा काम ना करे, मतलब जिसमें ऑन ऑफ मैकेनिज्म, कुछ देर के लिए ऑन हो तो फिर ऑफ हो जाए, फिर ऑफ हो तो फिर ऑन हो, समझ रहा है? और इस तरह का ऑन ऑफ मैकेनिज्म है। जब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की बात करते हैं उसमें कोई ऑन ऑफ मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा मम्मी जो है, मतलब जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये मम्मी हाउस वाइफ है या फिर हाउस कीपिंग टाइप है, जो घर का काम करता है ना, हम लोग बोलेंगे जैसे जो भी हाउस कीपिंग टाइप का जो भी वर्क है उसको रोज करना पड़ेगा क्या, बिना छुट्टी के लिए। जितना भी हाउस कीपिंग, जैसे कि घर पर खाना बनाना है तो तुमको रोज करना पड़ेगा, है ना भाई? अगर पौधे में पानी डालना है तो तुमको रोज करना पड़ेगा, समझना रहेगा। तो हम लोग क्या बोले, जो भी हमारा हाउस कीपिंग वर्क होता है ना रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। तो ये भी जीन जो है ना वो एकदम रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहा है, तो क्या इस जीन को हम बोल सकते हैं दैट इज अ हाउस कीपिंग जीन। तो एक बार समझ में आया, एक दिन इस जीन को हम क्या रखें तो काम नहीं करते। जैसे कि उनको हमारे दिल का धड़कना हमेशा होता है क्या, होगा, हमारे सांस का लेना हमेशा होता है, होता है। अच्छा सांस लेना इज एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। सांस
लेना मतलब ऑक्सीजन लेना, और ऑक्सीजन लेना मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होगा। उसमें बोला कि उसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, अरे होता है ना उसमें एंजाइम इन्वॉल्व, बहुत सारे एंजाइम का भी नाम बता दिया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि जब हम लोग एंजाइम की बात करें तो हम लोग बात करें कि अगर एंजाइम होगा तो जरूर जीन इन्वॉल्व होगा। अरे एंजाइम किससे बना होगा? जीन से ही बना होगा, जीन से हमारा एमआरएनए बना होगा, फिर एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बना होगा, प्रोटीन प्रोटीन किसकी तरफ बिहेव कर रहा होगा? एंजाइम की तरफ बिहेव कर रहा होगा। मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो हमारा रेगुलर बनने वाला एंजाइम है। आज किस दिन सोचो कि हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी जीन है वो बोले कि आज हम काम नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे अंदर वो प्रोटीन नहीं बनेगा, सही है ना? प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब एंजाइम नहीं बनेगा, तुम जिंदा रहोगे कि सलट जाओगे? ग्लूकोज नहीं टूट रहा है, आप बोलो ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा है शरीर में, आप बोलो क्या होगा? हमें जिंदा रहने के बाद है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि वे जो जीन हमेशा काम कर रहा है, जो हाउस कीपिंग जीन है, अगर वो वर्क किया तब तो अच्छी बात, लेकिन अगर उसने काम करना छोड़ा तो फिर सलट लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? यार ये क्या है भाई? चलो तो हम लोग क्या बात करते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन समझ में आएगा? अरे आया नहीं आया? तो सबसे पहला लिखेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को भी और क्या बोल सकते हो तुम लोग? अरे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को भी और क्या बोल सकते हो तुम लोग? हाउस कीपिंग जीन। हम लोग बोल सकते हैं हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। अच्छा, हम लोग लग्जरी वर्क करते हैं, मन क्या काम किए नहीं होते नहीं काम किए, तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा उसको हम लोग लग्जरी जीन बोल सकते हैं या फिर स्मार्ट जीन। अरे बोलो, अच्छा दोस्तों को क्या बोल सकते हैं? लग्जरी जीन या फिर स्मार्ट जीन, लग्जरी जीन या फिर स्मार्ट जीन। वेरी क्लियर। हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव बारे में लिखेंगे, बराबर है? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उन्हें हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन हम लोग क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन। यहाँ तक समझ में आई बात? चलो इसके अंदर अपन लिखेंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे, लिखना जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव, जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव, जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव। और एक्टिव के ब्रैकेट में लिख देना ऑन, ओ और एन दोनों कैपिटल लेटर में। जीन विच ऑलवेज रिमेन एक्टिव, ब्रैकेट में लिख देना ऑन। तो इस टॉपिक हम उसी में कंटिन्यू करेंगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज, देयर मतलब PHEIR, देयर मतलब उसका है ना, उसका प्रोटीन प्रोडक्ट, देयर प्रोटीन प्रोडक्ट, देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड इन द सेल या फिर बॉडी। क्या हमारे पास रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो हमेशा जरूरी है कि नहीं हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए कंटिन्यूअस है? तो देयर प्रोटीन प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस रिक्वायर्ड in the cell or body, in the cell slash body, in the cell slash body. हो गया? अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ है कि वो हमेशा काम करेगा तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। रेगुलेट करना मतलब उसको ऑन ऑफ करना। क्या रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। तो हम लोग बताओ क्या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो होगा क्या वो रेगुलेट होगा क्या? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होगा वो हमारा रेगुलेट नहीं होगा। तो हम लोग बोले दीज जीन्स आर नॉट नीडेड टू बी रेगुलेटेड। तो अगला स्टेटमेंट इसमें ले लेंगे दीज जीन्स आर नॉट नीडेड टू बी रेगुलेटेड। और दीज जीन्स फुल स्टॉप के बाद उसमें लिखते जाओ दीज जीन्स आर नॉट नीडेड टू बी रेगुलेटेड, आर नॉट नीडेड टू बी regulated. These genes are not needed to be regulated. उसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल लार्ज एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है। पहले एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या? जीन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। एग्जाम्पल में लिख देना जीन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। एग्जाम्पल में लिखो तो भैया जीन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि देखो जैसे कि हमारा खाना खाना हमारा, अच्छी बात बताओ अगर किसी से पूछ रहे हैं कि भैया तुम खाना खाया या नहीं खाया तो ये जरूर पूछती है ना नहीं? तो खाना एक ऐसा प्रोसेस है ना भाई
अगर सामने वाले को भूख लगेगा, सामने वाले को 10 मिनट तक भूखा छोड़ दो, उसको कंफर्म भूख लगेगा भैया। उसके बाद वो खाएगा ही, चाहे तुम जो कर लो खाएगा, एकदम फिक्स खाएगा, है ना भाई, है ना। तो मतलब आजकल मेनली गार्जियन को क्या होता है ना, अगर मान लो बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, फोन करेगा, मान लो सबसे पहले क्या पूछेगा, वो खाना खेला हो, है ना। तो उनको क्या पूछना चाहिए, वो पढ़ला है ना। खाना जो है ना वो एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव काम है, बराबर। वो हमेशा ही होना है, एकदम फिक्स होना है। जब आदमी को भूख लगेगा ना, तो पैसा रहे चाहे नहीं रहे, वो तो खाई भी करेगा, चाहे जो हो जाए, कुछ खाए लेकिन खाएगा, एकदम फिक्स है, समझ में आएगा। लेकिन पढ़ना इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूटिव काम, समझ में आएगा। वो हो सकता है कि उसको मन कर रहा होगा पढ़ने का तो पढ़ रहा होगा, और नहीं मन कर रहा होगा तो नहीं पढ़ रहा है, समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो गार्जियन को फोन करें तो क्या बोलना चाहिए गार्जियन को, बोला पढ़ला कि ना, समझ में क्या बोलना चाहिए, पढ़ा है कि ना। क्योंकि खाना या नहीं खाना क्या है, सिंपल है भैया, वो कॉन्स्टिट्यूटिव काम है, वो होगा चाहे जो कर लो, है ना। सुबह 10 बजे तक नहीं हुआ तो 12 बजे तक होगा, 12 बजे तक नहीं हुआ तो शाम को होगा, अब उसमें भी नहीं हुआ तो अगले दिन पूरे पेट को लटका लगा रहे, जल्दी भूख लग रहा है, समझ रहा है कि नहीं यार। तो वो हम लोग क्या बात करते हैं कि वो हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, समझ में आ गया। आज से बाबू फोन करके तुम लोग क्या बोलना है, ठीक है बाबू खाना खाने के बाद मत पूछिए, तो जरूरी काम है, होबे करेगा। अब कोई बोले भैया बाप फोन करके बोले कि हुआ गया है कि नहीं बात को, तो भाई बात वाली बात है, तो जानिए भाई लगेगा तो जाएगा आदमी। क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आप ही पूछ सकते हैं। चलो तो सेकंड नंबर है जो है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो अभी क्या देखा अपन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। चलो दूसरा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दूसरा हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसको उधर मजाक करना है, इसका कारण है। चलो दूसरा है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दूसरा क्या हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हो गया। टॉपिक डालते हो, तो उसके ब्रैकेट में देना लग्जरी आफ्टर स्मार्ट चीज। तो लग्जरी का सुनिए आप देंगे LUXAR, हाँ तो ये इसका मतलब क्या होगा, LUXUARY, लग्जरी या फिर स्मार्ट जीन, लग्जरी या फिर स्मार्ट जीन, लग्जरी या फिर स्मार्ट जीन। तो तुम गुस्सा हो गया, सही है बंद करवा ले, इसमें वो चौक लगा रहे हैं, देखो चलो यहाँ तक हो गया। इसमें लिखूंगे, अब बताओ क्या ये वाला जो जीन है ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये वाला ऑन ऑफ मैकेनिज्म शो करेगा। यहाँ पर कोई तकलीफ है क्या, तो बोलो। इसमें लिखना नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो लिखेंगे द जीन व्हिच डू नॉट always remain active, the gene which do not always remain active, the gene which do not always remain active, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट हम करेंगे। अच्छा इसमें बताओ क्या इसमें रेगुलेशन की जरूरत है या नहीं है, अरे इसमें रेगुलेशन की जरूरत है या नहीं है। अच्छा जो ऑफ होगा उसको ऑन किया जाएगा और जो ऑन होगा उसको ऑफ किया जाएगा, नहीं है, समझ में आएगा। अरे यार तो ऐसा बहुत सारी चीज होगा ना, जो पहले से काम कर रहा होगा उसको बंद करेंगे और जो पहले से काम नहीं कर रहा होगा उसको चालू करेंगे, समझ में आएगा। तो ऑन ऑफ मैकेनिज्म इसमें चलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया या नहीं आया। तो इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड एंड ऑन ऑफ मैकेनिज्म, रिक्वायर्ड एंड ऑन ऑफ मैकेनिज्म। तो जितनी बार ऑन ऑफ लिखोगे ना वो सब कैपिटल में लिखना, ऑन स्लैश ऑफ मैकेनिज्म, ऑन ऑफ मैकेनिज्म। इसमें ऑन ऑफ मैकेनिज्म चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, बराबर। अब तुम देखना तो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है ना भाई, वो गलत है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कितने तरह का होता है, अब मैं जिस तरह से लिखूंगा ना उसी तरह से लिखूंगा, ठीक है भाई। हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कितने तरह का होता है, ये होता है हमारा 2 टाइप्स, ये होता है हमारे पास 2 तरह का। सबसे पहले समझना क्या हो सकता है, अब
ये हमारा दो तरह है। सबसे पहले समझेंगे, देखो एक जीन हो सकता है, मान लो मेरे पास दो जीन है ना भाई, दो जीन हो सकता है कि ये वाला जीन काम कर रहा हो, ये वाला जीन काम अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकता है, पहले से जीन काम कर रहा है उसको बंद करना है, सही है ना। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि पहले से जीन काम कर रहा है उसको मुझे बंद करना है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जीन बंद है, काम नहीं कर रहा है, हमको उसको चालू करना है कि मेरे को काम करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, अरे नहीं समझ में आई तो बोलो। दो कंडीशन हो सकता है, जीन बंद है तो चालू करो, और अगर चालू है तो बंद करो। अच्छा मान लो कोई इंसान काम कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं मान लो पर तुम काम ना कर, क्या बोल रहे हैं उसको, बेटा पकड़ के धो देंगे, काम नहीं करना है। तो अगर हम उसको काम करने से मना कर रहे हैं तो हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है और हम उसको बोल रहे हैं बेटा तुम काम करो, तो हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि सप्रेस कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। मतलब हमारा जो काम ऑन ऑफ वाला जो जीन होगा, जो रेगुलेट होता होगा, वो दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा इंड्यूसेबल जीन, इंड्यूसेबल जीन जो ऑफ है और उसको ऑन होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, मतलब ऑफ है उसको ऑन होना है। और एक हो जाएगा रेप्रेसेबल जीन जो ऑन है उसको ऑफ करना होगा, समझ में आ रहा है। रेप्रेसेबल मतलब पहले से काम कर रहा है हम उसको बंद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और पहले से काम नहीं कर रहा है हम उसको चालू कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंड्यूसेबल जीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार ये बात समझ में कि नहीं आई? तो हम लोग क्या बात करें कि हमारे पास दो तरह का जीन है, तो हमारे पास दो तरह का जीन कौन सा है भैया? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन जो है हमारे पास दो तरह का, तो उसमें कौन कौन हो जाएगा, एक तो इंड्यूसेबल हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा रेप्रेसेबल। सही बात है कि गलत बात? अरे बोलो ना, अरे सही बात है या गलत बात? अच्छा एक बात समझना जरा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास दो तरह के जीन हुए और यहाँ पे हमारा जो पहला जीन है उसको है हमारा इंड्यूसेबल, क्या है हमारे पास इंड्यूसेबल जीन। तो सबसे पहला है हमारा इंड्यूसेबल की बात करें, समझना हम लोग इंड्यूसेबल जीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये पहले से ऑफ होगा कि पहले से ऑन होगा? पहले से ऑफ होगा, इंड्यूस करना है तो उसको काम करवाना नहीं, तो भैया ये पहले कैसा होगा, ऑफ होगा, और हम उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इंड्यूसेबल जीन में क्या होगा हमारे पास, तो पहले से ऑफ होगा और हमको उसको ऑन करवाना है। अरे यहाँ पे कोई तकलीफ है तो बोलो, इंड्यूसेबल ना CEA डेली होता है, तो लगा यहाँ पे गलत, इंड्यूसेबल ये ऑफ है उसको हमको ऑन कराना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो बताओ उसका एनर्जी सेव हो रहा है या एनर्जी प्रवाह हो रहा है? ये हो रहा है, उसके अंदर उसका एनर्जी सेव हो रहा है। लेकिन वही इंसान को हम पुश कर रहे हैं, नहीं बेटा तुम काम करो, नहीं बेटा तुम काम करो, अब क्या होगा, अबे उसका एनर्जी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अबे उसके अंदर फूड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे टूटेगा ना भैया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बायोलॉजी में जो भी है ना ब्रेकडाउन वाला कंसेप्ट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। समझना हमारे बॉडी में चलता है मेटाबॉलिज्म, नाम सुना है क्या? मेटाबॉलिज्म समझते हो क्या है ना भाई? जो भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होता है ना हमारे बॉडी में, बनना या फिर टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब ग्लूकोज अगर बन भी रहा है हमारे शरीर में तो वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है, और अगर टूट भी रहा है तो वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म। मतलब दोनों को अगर मिला दो, बनना भी और टूटना भी, दोनों को अगर मिला दें तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म में है ना, मेटाबॉलिज्म में दो स्टेप चल रहा होगा, एक तो होगा हमारा कैटाबॉलिज्म, क्या होगा एक हमारा कैटाबॉलिज्म, और एक होगा हमारा एनाबॉलिज्म। समझ में आ रहा है क्या? हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक होगा हमारे पास कैटाबॉलिज्म, एक होगा हमारे पास एनाबॉलिज्म। अच्छा कैटा का मतलब लग रहा है टूटेगा, हमें एना का मतलब बनेगा, समझ ना। अगर ग्लूकोज टूट गया तो कैटाबॉलिज्म हुआ है ग्लूकोज का, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है ग्लूकोज का। लेकिन वही अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज बन गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनाबॉलिज्म रिएक्शन चला है किसका, ग्लूकोज का। मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म तो हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि हमारे शरीर में यही होता है, कोई टूटता है तो कोई बनता है। अरे हमारे शरीर में यही होता है ना भैया, कोई टूटता है तो कोई बनता है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया हमारा जो कैटाबॉलिज्म है हमारा जो एनाबॉलिज्म है, इसी को हम कंबाइन मिला के क्या बोलते हैं भैया, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेटाबॉलिज्म। तो अब देखना, अभी कोई इंसान था जो ऑफ था,
और हम उसको बोले भैया तो कर लेने बेटा, काम कर है ना भैया, वो काम करने गया, बताओ उसके अंदर का कंपाउंड होगा वो टूटेगा कि नहीं, एनर्जी सेविंग कंडीशन था वो टूटेगा ना। अब जब टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म हुआ कि एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म। तब तो सोचो कोई जीन ऐसा है जो पहले से क्या है, ऑफ है, तो काम नहीं कर रहा, तो जब काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब काम करना चालू करेगा तो बताओ वो किसी न किसी चीज को तोड़ेगा तो सही, बोलो भाई, अरे वो किसी न किसी चीज को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ना, स्टार्ट करेगा ना उसको तोड़ना। तो हम लोग ये बोले कि जो हमारा जीन है ये हमारा डेवलप मैकेनिज्म शो करता है और ये इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म में। मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं समझना, ये जो इंड्यूसिबल का जो जीन होता है वो क्या करवाता है, ऑन ऑफ से, अगर कोई जीन ऑफ है तो उसको ऑन करवाएगा, मतलब जो जीन काम नहीं कर रहा है उसको बोलेगा बेटा तुम काम करो, सही है ना। और इंड्यूसिबल जीन में हम लोग बात करें, इंड्यूसिबल जीन इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म में, मतलब अगर कोई जीन काम नहीं कर रहा है, अगर वो काम करना चालू करेगा तो सामने वाले को तोड़ेगा, समझ में आएगा। तो हम लोग मेनली कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म, तो इसको लिखेंगे अपन इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म। अब दूसरा क्या रहेगा, रेप्रेसिबल जीन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा रेप्रेसिबल जीन। रेप्रेसिबल जीन में क्या होगा, वो जीन ऑफ से ऑन होगा कि ऑन से ऑफ होगा, अरे रेप्रेसिबल है ना, उसको रेप्रेसिबल मतलब उसको सप्रेस करना है, उसी को तुम बोल सकते हो सप्रेसिबल जीन है ना, रेप्रेसिबल या फिर सप्रेसिबल जीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ क्लियर है। तो हमारे पास अगला दूसरा जो कंडीशन आएगा वो किसका आएगा, रेप्रेसिबल जीन का आएगा कि नहीं आएगा, रेप्रेसिबल की बात करें। अच्छा इसमें बताओ ऑन से ऑफ होगा कि ऑफ से ऑन होगा, ऑन से ऑफ होगा, कोई दिक्कत है ना भाई, ये हमारे पास ऑन होगा और इसको हम मतलब सप्रेस करके इसको बंद कर देंगे। अच्छा अगर ये काम करना बंद कर रहा है मतलब कोई ना कोई स्टेप रोक रहा होगा कहीं पे, मतलब वहां पे अब जो कैटाबॉलिज्म चल रहा है आपको एनाबॉलिज्म चलने लगेगा, तो हम ये बोल ये कहते हैं इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म। देखो ये पूरा जेनेटिक्स से रिलेटेड है ना, जेनेटिक्स हमारा खत्म हो चुका है और ये देखो हमारा पूरा जेनेटिक्स से रिलेटेड है कि सब में जीन की बात कर रहे हैं, तो कैसा जीन है, जीन काम कर रहा है, प्रोटीन बनेगा, ये होगा होगा, यही कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये इसीलिए हम उसी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन ये चैप्टर पूरा इंटायरली डिफरेंट है, अगर चालू करना होगा तो मुझे चालू करना पड़ता है किससे, मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस से, मतलब मुझे चालू करना पड़ता है न्यूक्लिक एसिड से, मतलब न्यूक्लिक एसिड बताना पड़ता है, फॉस्फेट बता देते हैं तो नाइट्रोजन बेस, मतलब वही न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस बता देते हैं, उसके अंदर बताते हैं आरएनए क्या होता है, फिर डीएनए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनता है, सब बताने के बाद ये चीज आता है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें ना अपना बहुत ज्यादा लंबा स्टेप होता है, उसको हम लोग एक अलग स्टेज में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। और अपना लिखने वाला ना ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसमें अपना कुछ ज्यादा नहीं, जैसे कि अपन इवोल्यूशन है उसका पूरा सीट लेंगे और सीट सही पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। अपन समझेंगे ज्यादातर उसको अपन सीट नहीं करेंगे, क्या डिजीज है उसको भी सीट से करेंगे, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन है उसको भी सीट से करेंगे, है ना, इकोलॉजी पूरा बड़ा चैप्टर है। तो उसमें क्या होगा ना कि अपने पास लिखने वाला पॉइंट है ना, ये इतना ही है टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, तो इसमें हम दो कंप्लीट होगा, समझ में आ रहा है, 70 सीट मिलेगा उनको, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो जो पॉइंट मतलब जो चैप्टर लिखा जाएगा तुम्हारे कॉपी में वो रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस, उसके बाद जेनेटिक्स हो गया तुम्हारा, उसके बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी 2 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा माइक्रोब्स, ये हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर दिया है ना, वो लिखेंगे अपन, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हस्बेंड्री लिखेंगे, बस यही 4-5 शब्द लिखने वाले हैं, बाकी सब इसमें जाने वाला है सीट हो जाएगा, उसी से अपन करेंगे फाइनल। चलो ये बात समझ में आ गई क्या, अभी ये बात समझ में आई या नहीं आ गया, पक्की बात, यहाँ पे कोई तकलीफ है तो बोलो, तो यहाँ पे कोई तकलीफ है तो बोलेंगे, पक्की बात। चलिए फिर आगे, चलो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन तो समझेंगे, ठीक है, यहाँ समझ में। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा रिप्रेसिबल जीन है वो समझो, रिप्रेसिबल जीन क्या है समझना, पहले से ये काम कर रहा था और हम उसको बंद कर रहे हैं, तो काम करते हुए इंसान को उसको कब बंद कर सकते हैं, कंडीशन काम करते हुए इंसान को कब बंद किया जा सकता है,
सबसे पहला कंडीशन समझना, मान लो लेट कंसीडर कि भैया एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है वो मंथली 40,000 का महीना कमाता है, ठीक है भाई, है ना, हर महीने कितना कमाता है, काम करने के बाद कितना कमाता है, 40,000 रुपये महीना कमाता है। लेकिन हर महीने के अगर 1 तारीख को उसके घर के गेट पे अगर 50,000 रुपया रख दिया जाए तो काम करने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि भैया सेल के अंदर काम कर रहा है जीन, मतलब कुछ ना कुछ तो बना रहा हो, जैसे मान लो कि ग्लूकोज बना रहा है, लेकिन वही ग्लूकोज अगर हम लोग सेल के बाहर रख दें तो मतलब जीन का जो प्रोडक्ट है, मतलब जीन जो प्रोडक्ट बना रहा है, अरे हम काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? इसी के लिए कर रहे हैं ना, मुझे ना पैसा के लिए काम करता है। तो जीन अगर काम करता है तो उनको प्रोटीन ही ना बनाएगा भाई, नहीं समझना है। अरे अगर जीन काम करेगा तो क्या बनाएगा भाई? प्रोटीन बनाएगा ना। तो भैया वो जब प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन का प्रोडक्ट जो बना रहा है उसको हम लोग अगर सेल के बाहर रख दे, उसको बोल दे कि तुम ऐसे ले लो, तो कोई तकलीफ होगा क्या? फिर वो जीन काम करेगा या नहीं करेगा? फिर वो जीन काम नहीं करेगा। अरे जब ऐसी आसानी से अवेलेबल हो गया तो क्या जरूरत है काम करने की? जरूरत है क्या? बिना काम किए अगर तो 50,000 मिल जाता है तो बताओ क्या जरूरत है क्या काम करने का? नहीं। तो पहला कंडीशन, अगर मुझे किसी को ऑन से ऑफ करना है तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि वही सेम उसी जीन का जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो तुम आउटसाइड ऑफ द सेल दे दो उसको और उसको अलाउ कर दो कि हाँ तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। तो पहला कंडीशन ये हो गया, जिस कंडीशन को क्या करेगा, अपना काम करना छोड़ देगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मेरा जीन जो है बहुत ज्यादा काम कर ले और ग्लूकोज जहां बनाना सीधा 4 गो वहां बना दे 50 गो, है ना। तो बताओ क्या सेल के अंदर क्या ग्लूकोज स्टोर हो गया क्या हमारे अंदर? अरे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया क्या वो चीज? जब वो चीज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो वो चीज फिर से और बनाएगा कि रुक जाएगा बनाना? रुक जाएगा। फिर दो कंडीशन, एक तो बाहर से हम दे दे या दूसरा कंडीशन कि भैया वही बहुत ज्यादा बना दे जिसकी वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या कंडीशन हो सकता है भैया? बोलो बोल भाई। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, जब हम उसका सेम जीन का प्रोटीन प्रोडक्ट हम आउटसाइड ऑफ द सेल दे दें, या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बोलो? तो वो जीन आप इतना बना लेंगे स्टोर कर है ना, वो इतना ज्यादा बना ले कि वो क्या करे, स्टोर कर ले, मतलब बहुत ज्यादा सेल के अंदर वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, वो प्रोटीन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए। फिर उस केस में अपन क्या करेंगे कि भैया हम बोलेंगे कि हाँ अब ये जीन काम कर रहा है, इसको बंद करो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहाँ तक तकलीफ है तो रिवर्सेबल जीन में लिखते जाना अपन, है ना, रिवर्सेबल वाले में भी लिखते जाएंगे अपन। चलो रिवर्सेबल में यहाँ पे पॉइंट होता है, रिवर्सेबल जो अगले पेज में आ रहा है ना, रिवर्सेबल टॉपिक डाल देना, थोड़ा सा टॉपिक डाल दो ना रिवर्सेबल के बारे में। रिवर्सेबल ठीक है भाई, हम लोग बात करें रिवर्सेबल के बारे में, तो वहां लिखना रिवर्सेबल में उसमें पहला पॉइंट लिखना, if the product is available outside the cell, if the product is available outside of the cell, अगर हमारा प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल अवेलेबल हो जाता है तब उस केस में हमारा जीन काम करना बंद कर देगा। अवेलेबल आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ सेल, आउटसाइड ऑफ सेल। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब वो बहुत ज्यादा काम कर ले और उसका प्रोटीन प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाए सेल के अंदर, तो अगला कंडीशन होगा if the product is accumulated, if the product is accumulated in cell, if the protein is accumulated in cell, प्रोडक्ट इज एक्यूमुलेटेड इन सेल, जो जीन प्रोडक्ट बना रहा है वो सेल में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब जमा हो जाए, समझ में स्टोर हो जाए, कोई दिक्कत है ना। अच्छा, इन दोनों स्टेप को देखकर लगता है कि ये दोनों अगर कंडीशन होगा तब इस केस में हमारा जीन काम करना बंद कर देगा, पहले काम कर रहा होगा बाद में काम करना बंद कर देगा। तो लिखेंगे इन बोथ ऑफ दीज कंडीशन, पॉइंट नहीं है, नॉर्मल in both of these condition, in both of these condition,
condition this occur by on से ऑफ हो जाएगा, this occur by ऑन से ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जीन ऑन होगा, उसको ऑफ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। this occur by ऑन ऑफ मैकेनिज्म, ऑन से ऑफ। काहे इसको ऑन स्लैश क्या करेंगे, ऑन से ऑफ करेंगे अबे तो ऑन ऑफ मैकेनिज्म कोई नंबर ले लोगे वाह। मतलब हम जब देख रहे हैं कि रिप्रेसेबल के बारे में बात हो रहा है उसके बावजूद हम ऑन स्लैश ऑफ कर देंगे, नहीं मतलब ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है, तो बात बात है भाई। नहीं थोड़ा और डालना है। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे ऑन ऑफ समझ में आएगा तो फिर उस केस में ये ऑन से ऑफ होगा। अभी एरो लगा हुआ है ऑफ की तरफ, मतलब ऑन से ऑफ हो रहा है, ठीक है भाई। तुम लोग तो बदेरा समय कुछ भी कर सकता है तुम लोग। और इनविजिबल में ऑफ से ऑन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए मत टाइम डाल बोलो ना और बढ़ा बोलो। चलो तो अगला करेंगे। अरे यहाँ तक हो गया क्या? तो यहाँ तक हो गया क्या? तो ये हमारा टाइप्स ऑफ जीन में दो जीन हो गए हमारे पास, एक तो हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और एक हो गया हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब अगला डालो ओवरलैपिंग जीन। अगला टॉपिक डालेंगे अपन ओवरलैपिंग जीन। हाँ तो तीसरा नंबर जीन है। अब पहला नंबर जीन हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव, दूसरा नंबर टाइप्स ऑफ जीन हमारे पास टॉपिक है ना भाई। तो जितना तरह का जीन है सब में पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे अपन। तो हमारे पास सबसे पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दूसरा हो गया हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और तीसरा अब हमारे पास कौन है? दैट इज द ओवरलैपिंग जीन। तो टॉपिक डालेंगे अपन, तो टॉपिक डालेंगे अपन तीसरा नंबर, तीसरा है ओवरलैपिंग जीन। तो समझ आ रहा है ओवरलैपिंग जीन कैसा होगा? समझ में आ रहा है क्या? अरे दो जीन एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? ओवरलैप होगा। दो जीन एक दूसरे के ऊपर क्या होगा भैया? ओवरलैप। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैप्ड जीन या फिर ओवरलैपिंग जीन। जैसे मान लो कि भैया ये वाला जीन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जीन है ना वो ए जीन है। कौन सा जीन है हमारे पास? ए जीन। और भैया ये डीएनए का सेगमेंट इतना ही बड़ा होगा कि बहुत बड़ा होगा? अरे बहुत बड़ा होगा, जैसे हम लोग बताया बैठा जरा। जैसे कि मान लो कि ये वाला हमारे पास क्या है? डीएनए का सेगमेंट मिटा रहे हैं अपन, है ना भाई। देखो ये वाला हमारे पास क्या है? डीएनए का सेगमेंट, ठीक है। अब इस डीएनए के सेगमेंट की बात करें तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो ए जीन। कौन सा जीन है भैया? ए जीन। तो बी जीन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? कम से कम यहाँ से होना चाहिए। अरे लेकिन ऐसा नहीं होता है, बी जीन यहीं से चालू हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो बी जीन। समझ में आ रहा है? तो देखो ये वाला रीजन ए और बी दोनों का ओवरलैप किया कि नहीं किया? इसी जीन को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग जीन। इसी टाइप के जीन को अपन क्या बोलते हैं भैया? ओवरलैपिंग जीन। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यार अच्छा कभी कभी हम लोग जो वीडियो पे एडिटिंग पे करते हैं तो हम लोग वीडियो को ओवरलैप नहीं कर देते, कर देते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वीडियो को ओवरलैप कर देते हैं। कुछ मतलब हटाना है इसको ओवरलैप, जैसे उसको ओवरलैप करेंगे तो अगला वाला कंटेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझना। अच्छा इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो रीजन होगा और इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे, इसमें जो क्या होगा भैया? नाइट्रोजन बेसेस होंगे, वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारी बात है। तो बताओ ओवरलैपिंग जीन समझ में आ गया क्या? हमारे पास ए जीन है और बी जीन है, देखो दोनों एक ही जगह पे ओवरलैप है। अरे है कि नहीं है भाई? तो अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तो हम ऐसे जीन को अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग जीन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? ओवरलैपिंग जीन। अरे बोलो यहाँ तक तो तकलीफ है तो बोलो। अच्छा बताओ क्या ये जीन को आसानी से देखने मिल जाएगा क्या हर जगह? अरे क्या ये जीन आसानी से देखने मिलेगा मेरे को? और तो ये काफी स्पेशल एंड रेयर टाइप ऑफ जीन होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं स्पेशल एंड रेयर टाइप ऑफ जीन। लिखो स्पेशल एंड रेयर टाइप, लिखना स्पेशल एंड रेयर टाइप। ये स्पेशल होता है और काफी रेयर होता है। अगर ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, सब में देखने को नहीं मिलता है। तो लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। आज तक जितना भी साइंटिस्ट आया वो सब कहीं ना कहीं बाहर का था,
कोई फ्रांस का, कोई ग्रीक का, इसमें पहला साइंटिस्ट आएगा जो इंडियन है, बराबर, इंडियन साइंटिस्ट है, क्लियर भाई, जिसने इसको डिस्कवर किया, मतलब इंटायरली सिर्फ वही है जो इसको डिस्कवर किया, मतलब उसमें कोई दूसरा बाप का साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, वो अकेले इस पे काम किया, बराबर है। तो लिखेंगे अपन इसके स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, नो पॉइंट, these are the genes in which coding sequence, अरे बोले ना नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस बोला है, समझ आ रहा है क्या? अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, these are the genes in which coding sequence of one gene overlapped by another gene, one gene overlapped by another gene. अच्छा, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा भाई, अरे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा और साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होगा, क्लियर है भाई? से पहला इंडियन साइंटिस्ट सब है, नॉर्मल सब आते एग्जाम में पूछने का चांस ज्यादा रहता है, क्लियर है भाई? मतलब पूरा जब चैप्टर अपना कंप्लीट होगा ना, तो 3 को इंडियन साइंटिस्ट आ जाएगा पूरा। अभी तक 11th में 1 को इंडियन साइंटिस्ट नहीं आया, तुरंत में लगभग 3-4 होगा, जैसे कि आनंद मोहन चक्रवर्ती इंडियन साइंटिस्ट, इसके बाद इसका एफ सैंगलर मतलब बीच के प्रोफेसर, उसके बाद ओपेरॉन वाला उसमें आ जाएगा, ठीक है? तो उनको 3 को साइंटिस्ट हम लोग इंडियन लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसने डिस्कवर किया था भैया, एफ सैंगलर ने। एक बार पूछा गया था भैया, ऐसे ही जब एम्स में जीके वाला टाइप का पेपर होता था ना, उससे पूछा गया था कि एफ सैंगलर कहाँ से भैया, वो बीएचयू के प्रोफेसर है ना। ओवरलैपिंग जीन के बारे में कौन बात की भैया, एफ सैंगलर, याद रहेगा एफ सैंगलर, बीएचयू तो लिखते हो क्या? अरे यहाँ तो कोई तकलीफ है क्या? अच्छा, ऐसा जीन जो है ना वो केवल कुछ वायरसेस में मिलते हैं, इसमें मिलता है कुछ वायरस में मिलता है, जिसका हम लोग बोलते हैं 5174 वायरस या फिर SV40 वायरस। क्या बोलते हैं वायरस का नाम? जैसे कोरोना वायरस है ना, जैसे इबोला वायरस है ना, वैसे वायरस का नाम है 5174 वायरस, तो ना वैसे SV40 वायरस नाम वायरस, समझ रहे हैं? तो मतलब नहीं है इसका काहे हुआ नहीं, ठीक है भाई, लेकिन ऐसा हो, ठीक है। अभी तुम लोग इतना कुछ नहीं जानते, क्लियर है ना? तो एग्जांपल लिखेंगे, इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में मिलता है ये वाला ओवरलैपिंग जीन, हमारे में तो नहीं मिलता है, क्लियर है? हमारे में ऐसा जीन नहीं मिलता है। तो इन सम वायरसेस, मतलब देखना जितना भी टाइप का जीन बोल रहा हूँ भैया, इन सारे टाइप के जीन को हम कहाँ यूज करेंगे, हम लोग जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तब वहाँ मतलब हम लोग वहाँ ये पढ़ेंगे कि हम अपना जीन निकाल के किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, समझना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपना जीन किसी और में ट्रांसफर करेंगे, उसका जीन किसी और में ट्रांसफर करेंगे, समझना है? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? मतलब जेनेटिक कुछ भी चेंज कर देना, तो क्या बोलेंगे लोग, जेनेटिक। तो जो वायरस था, उस वायरस का नाम था 5x174, ये नाम है 5174 वायरस, या फिर SV40 वायरस, ये नाम है। याद रहेगा कि एग्जांपल के तौर पे देखो 5 को तुम ऐसे ही नहीं रिप्रेजेंट करना है, 5, अरे याद करो 5 पहले भी था, I5 इनऑर्गेनिक में था, I5 था रे, कितना I, और जिसका 5I हो उसके लिए क्या क्या कंडीशन था बताओ तो, है ना? कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, 4 कैटायन 4 अनायन दोनों ही बड़ा होना चाहिए, और पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज़्यादा होना चाहिए। तो याद है कि भूल गए, 5 कंडीशन था। मुंह देखने को लग रहा है तो मुझे याद है, मुंह देखने तो लग रहा है कि मुझे भूल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बात समझ में आ गई है? अरे ये बात आई कि नहीं है? ये हमारे पास ऐसा कंडीशन होगा, हम लोग बोल देंगे कि ये वाला जीन जो होगा वो हमारे पास A जीन होगा, ये वाला जीन हमारे पास C जीन होगा, और ये वाला जीन हमारे पास B जीन है। देखो तो क्या B जीन ओवरलैप कर रहा है क्या A में भी और C में भी? तो बताओ क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट है कि नहीं है? बताओ इसको ओवरलैपिंग जीन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो लिखेंगे
एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, भारत से बनाया नहीं, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा भैया, इंसल वायरस दैट इज द 5174 वायरस एंड SP40 वायरस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, आज तक तो बोलो। ओवरलैपिंग जीन समझ में आया क्या? अरे ओवरलैपिंग जीन समझ में आया क्या? यहाँ पे समझ में आ गया? अरे ओवरलैपिंग जीन क्लियर है भाई? ओवरलैपिंग जीन क्लियर है? अरे बोलो। चलो अगला हमारा 4th नंबर का जो जीन है वो है हमारा होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन, तो हमारा 4th नंबर का जीन क्या है भैया? होम्योटिक जीन। नहीं मतलब लिखेगा तो छोड़ सकते हैं। चलो तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? होम्योटिक जीन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब समझना होम्योटिक जीन क्या होता है, जैसे समझना अभी किसी इंसान को देखा है कि नाक पीछे बन गया हो ऐसा, अब ऐसा देखा क्या? किसी को दूर के जगह पे 3 बार हो गया हो और जिंदा हो, जैसे आँख पर दिखा हो, दूर के जगह पे 3 आँख हो, एक आँख आगे हो, एक आँख पीछे हो, एक आँख एंगे हो, ऐसा हुआ कि किसी का हाथ दोनों हाथ ऐसे ना हो कि एक हाथ एंगे है एक हाथ पीछे है ना? अच्छा ऐसा कभी देखा है क्या कि एगो पैर छोटा हो एगो पैर बड़ा हो? बहुत सारा कंडीशन इस तरह का मिलता है, ठीक है। तो समझना जरा वो क्या है। तो भैया हमारे बॉडी हमारे अंदर ना एक जीन प्रेजेंट होता है दैट इज द होम्योटिक जीन। भैया वही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ बनना है, समझना है। अगर गलती से होम्योटिक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया ना तो हो सकता है कि वो ऑर्गन किसी दूसरे जगह पे बन जाए, मतलब नाक बनना चाहिए यहाँ बन जाए यहाँ, समझ कुछ भी हो। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हुआ गलती से, है ना, होम्योटिक जीन क्या क्या डिसाइड करता है? ये पूरा ऑर्गन डिफरेंशिएशन करता है कि लीवर यहाँ बनना है, किडनी यहाँ बनना है, किडनी यहाँ बनना है, स्टमक यहाँ बनना है, नाक यहाँ बनना है, मतलब ये पूरा काम किसका होता है? होम्योटिक जीन का। हाथ इतना बड़ा होना है, उंगली ऐसा होना है, जो भी सब डिसाइड करता है वो पांचों उंगली में देखो ये 4 में पैरेलल होना है, एगो परपेंडिकुलर होना है, परपेंडिकुलर नहीं है ना? तो ये सब कौन डिसाइड करता है? होम्योटिक जीन। अगर होम्योटिक जीन दबा गया ना तो हो सकता है अंगूठा यहाँ ना निकल के यहाँ निकल जाए, क्लियर है? अरे आया नहीं आया, या हो सकता है कि अंगूठा बनवे ना करे। अरे म्यूटेशन तो किसी टाइप का हो सकता है भैया, तो हो सकता है कि बनवे ना करे, या तो बने तो उल्टा पुल्टा बन जाए। आया या नहीं आया? तो भैया इसमें 2 होम्योटिक जीन का कंडीशन, अगर गलती से इसका जीन क्या हो जाता है? म्यूटेट हो जाता है, तो अगर बदल जाता है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो ऑर्गन ना बने या फिर वो किसी गलत जगह पे बन जाए। मतलब नाक बनना चाहिए मुंह के ऊपर बन गया, बैकवर्ड के ऊपर, अच्छा लगे? समझ पा रहे? तो कहीं भी बन जाएगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भैया मतलब कहीं मतलब क्या मुंह बन जाएगा, मतलब गाल वाल पे निकल जाए, सर पे निकल जाए, है ना, कहीं भी। समझ पा रहे? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कभी गलती से किसमें म्यूटेशन हुआ, होम्योटिक, मतलब होम्योटिक जीन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ बनना है और कैसा बनना है। समझ में आएगा? होम्योटिक जीन क्या डिसाइड करता है? कौन सा ऑर्गन कहाँ बनना है और कैसा बनना है, ठीक है ना? हाँ चलो बात, चलो यहाँ तक समझ में आएगा? होम्योटिक जीन क्लियर है भाई? क्लियर है? तो बताओ ये बहुत काफी स्पेशल टाइप का जीन है या नहीं? अरे है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें लिखा है स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा स्पेशल टाइप का जीन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्पेशल है और वेरी इंपॉर्टेंट जीन है हमारे अंदर, होना ही चाहिए सबके अंदर। और ये किसके लिए इन्वॉल्व होता है भैया? ये किसके लिए इन्वॉल्व होता है भैया? ऑर्गन डिफरेंशिएशन के लिए। तो लिखना है इसमें अपन पॉइंट लिखेंगे जीन, पॉइंट लिखेंगे जीन, जीन which regulate organ differentiation, the gene which regulate organ differentiation, which differentiate organ differentiation, gene which regulate organ differentiation in organism,
इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म बिल्ली वगैरह जो भी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज तक ऐसा इंसान तुम नहीं देखा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि होम्योटिक जीन में म्यूटेशन होना बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर, मतलब बहुत ज्यादा रेयर, बहुत रेयर है। मतलब चांस लगभग 0% होगा, मतलब 0.1 भी नहीं, 0 के करीब। और 0.000 कितना चला 0, उसके बाद ठीक है भाई। तो ये तो चांस बहुत कम होता है, क्योंकि आज तक कितना है 123 करोड़ आबादी है ना ये भारत का, बढ़ गया ना कोरोना में सब, है कि नहीं? 7-8 करोड़ तो मर भी किया होगा कितना 30 लाख मर गए क्या? 35 लाख। वही तो 130 करोड़ था, 30 लाख मर गया, 100 करोड़ बचा इधर का बात। अच्छे में 3% तो मॉर्टलिटी रेट था, 3% लोग तो मरना ही था। चलो वैसे भारत में ज़्यादा मर रहा है। आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं होम्योटिक जीन, ये काफी स्पेशल एंड रेयर टाइप का जीन है, ठीक है भाई? अरे ठीक है ना? उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट देयर एक्टिविटी मतलब CHEIR, THER की नहीं, देयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब इसका, देयर एक्टिविटी THEIR, देयर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय a special DNA segment, their activity is regulated by a special DNA segment, their activity is regulated by a special DNA segment, their activity is regulated by a special DNA segment, by homeobox, by homeobox। मतलब ये हमारा DNA सेगमेंट है, सही है ना? तो ये वाला मान लो हमारे पास कौन सा जीन है? होम्योटिक जीन बना है। तो ये जो जितना ग्रुप होता है ना होम्योटिक जीन, उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योबॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? थोड़ा लोग उसको बॉक्स टाइप का दिखेगा क्या? नहीं, वो बस बोल रहे हैं होम्योबॉक्स, बॉक्स परफेक्ट दिखेगा नहीं। अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। यहाँ तक हो गया क्या? चलो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, अगला पॉइंट मार्क करेंगे, अपन लिखेंगे इसमें if these genes get mutated, if these genes get mutated, then either the organ will not form, इसका भाई है मोबाइल का। तो अगला लिखना, if these genes get mutated, then either the organ will not form, then either the organ will not form, हो सकता है कि organ बने ही ना, organ बने ही ना, then either the organ will not form or they may form at wrong places। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया वो गलत जगह पर बन जाए, और they may form at wrong places। हो गया क्या? अरे यहाँ तक हुआ क्या? चलो चौथे नंबर का जीन डालना, चौथा हो गया ना होम्योटिक है। पांचवा डालना था जंपिंग जीन। हाँ, वो जीन जंप कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है अपने आप जंप करके, ठीक है भाई? यहाँ कंप्यूटेशन सबसे ज्यादा होता है, कंप्यूटेशन सबसे ज्यादा होता है भाई। कंप्यूटेशन होगा भाई, उसका टेंडेंसी है जंप करने का, एक फिर वो अपने पर्टिकुलर जगह वापस घुमा जाता है कि नहीं? है कि नहीं? चलो तो लिखेंगे पांचवा टॉपिक डालो जंपिंग जीन। अब जीन को खुदा लेंगे, ठीक है भाई? हमने क्या किया? जीन को ओवरलैप किया, फिर जीन को करवा दिए, अब जीन को खुदा लेंगे, है ना भाई? कितना आसान है भाई, आसान बात करते हैं हम लोग। तो पांचवें नंबर पे क्या है हमारे पास? जंपिंग जीन। अच्छा, जंपिंग जीन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोसोम्स। जंपिंग जीन को क्या बोलते हैं हम लोग उसको? तो हमारे पास पांचवा क्या है? पांच लिखे गया अपन, इसको बिठा देंगे, चलो वाले को बिठाए। चलो टॉपिक डालेंगे अपन जंपिंग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोम, ठीक है? तो ना ट्रांसपोजोम का काम क्या होता है वो अपन लिखेंगे। चलो ये तो हमारे पास पांचवें टाइप का जो जीन है वो है हमारे पास
जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, और इसको हम लोग ट्रांसपोसोम के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोसोम, समझना, जंपिंग जीन है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम तुमको बताए थे एक अच्छा चीज कि हम लोग बायोटेक में क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बोला था कि एक जीन जो है निकाल के दूसरे जीन में डाल देंगे। अरे ऐसा बोला था क्या? अरे बोला था ना। अच्छा मान लो कि कोई जीन अपने आप जंप करने वाला हो, तो साला उसको हम रख देंगे उसके शरीर में, तो अपने आप जंप करके उससे जुड़ जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया तो बोल, पक्की बात है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई जीन जंपिंग टाइप का है, तो जंप कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है, तो हम अपना जीन निकाल के किसी दूसरे में डाल दें, तो क्या मेरा जीन एक जगह से दूसरी जगह नहीं चला जाएगा अपने आप? तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये काम करेंगे नहीं करेंगे? इसके लिए करेंगे ना, हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर लेंगे, और हम इसको यूज करते हैं वेक्टर के तौर पर। इसलिए यूज करते हैं हम लोग वेक्टर। समझना जरा कैसे करते हैं, समझना। जैसे कि मान लो ये हमारा जीन, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो कि कोई भी बीच में हमारे पास जीन है, और ये वाला जो जगह है ना, और ये वाला जो जगह है, ये वाला जंपिंग जीन है। अब मान लो ये यहाँ से जंप होने वाला है, यहाँ से जंप, मतलब ये पूरा पोर्शन जंप होने वाला है। अरे सही है ना? तो अब हम क्या करें कि ये वाला जो जीन है ना, इसको यहाँ से काट के निकाल दें, और मतलब चाहते हैं कि भैया उसमें हमारा जीन चला जाए, तो हम अपना जीन से काट के निकालेंगे और हम अपने जीन को इसमें फिट कर देंगे। अरे कर देंगे ना, और ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे उसके बॉडी में। जैसे ही उसके बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, ये जीन यहाँ से जंप करेगा ऐसे। अच्छा देना, ये हमारा डिजायर जीन है जो हम चाहते हैं ट्रांसफर करना। ये हमारा कैसा है भैया? डिजायर जीन। हम चाहते हैं कि भैया ये वाला जीन हमारा उसके अंदर जाए, समझ में आ रहा है? तो पहले इसका जो जीन को उसको काट के निकाल लेंगे और हम अपना डिजायर जीन इसके अंदर लगा देंगे। अब जब हमारा जीन इसके अंदर लग गया, और जब यहाँ से ये निकलेगा, और ये वाला हम क्या किए हैं उसके बॉडी में, मतलब उसके सेल में इंजेक्ट कर दिए, उसके बॉडी मतलब उसके सेल में इंजेक्ट कर दिए, तो भैया हमारा जीन उसके अंदर है। अब ये यहाँ से जंप करेगा, तो हो सकता है कि उसके क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाए, उसके क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाए। तो बताओ क्या मेरा जीन अब उसके क्रोमोसोम में है कि नहीं है? तो बताओ काम करेगा कि नहीं करेगा अंदर? अरे करेगा ना। तो समझ में आ रहा है? तो जंपिंग जीन को हम किसमें यूज करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में, समझ में? जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसको यूज करेंगे। अच्छा समझना, जब भी हम लोग किसी के सहारे किसी को ट्रांसफर करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। जैसे जंपिंग जीन के सहारे हम अपने डिजायर जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अरे यार तुम सोचो, हमको मलेरिया हुआ, तो मलेरिया कैसे हुआ? ताकि हमारे अंदर प्लाज्मोडियम घुसा होगा। अब प्लाज्मोडियम कौन लेके आता है हमारे अंदर? मच्छर। अरे मच्छर काटता है तभी ना हमको प्लाज्मोडियम आता है हमारे शरीर के अंदर, प्लाज्मोडियम। तो हम लोग ये बोले कि मच्छर जो है ना उसका साधन है, मतलब मच्छर के अंदर वो बैठ के हमारे पास आ रहा है, मतलब मच्छर जो है वो वेक्टर है। अरे याद करो जब प्रोटोजोआ पढ़ाए थे तो सीसी फ्लाई पढ़ाए थे, भैया वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब उसके जरिए वो आएगा। तो भैया ये हमारा जो जीन है वो इसके जरिए किसी में जा रहा है, इसका मतलब जंपिंग जीन खुद जो हुआ वो वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसको वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे। इट इज यूज्ड एज वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, बराबर। जब हम इसको बायोटेक पढ़ेंगे तब हम इस जीन को, जंपिंग जीन को किसके तौर पे यूज करेंगे? हम लोग वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे। अरे समझ में आई या नहीं बात? पक्की बात है क्या? अरे यहाँ कोई तकलीफ है तो बोलो जल्दी, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो है? क्या बता बोलो, लिखवाएंगे समझना रहेगा। चलो लिखेंगे यूज एज अ वेक्टर। यूज एज अ वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है ले जाने वाला। वेक्टर का मतलब जैसे मान लो तो तुम्हारा मोबाइल छूट गया, तुम मेरे को क्या बोले इतना मेरा मोबाइल लेना, तो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मोबाइल है एंड आई एम द साधन, समझ रहे हैं? देन आई एम द वेक्टर। और तुमको ओवरऑल चाहिए क्या? हमको हमसे तो कोई मतलब नहीं, तुमको चाहिए कौन? तुमको चाहिए तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? बस वही बात। अरे समझ में आ रहा है? हमको भेजना है उसके अंदर अपना जीन, अब वो किसके साथ जा रहा है उससे कोई मतलब थोड़ी है। वो जंपिंग जीन के साथ जाए, अच्छी बात है। जंपिंग जीन ना मिले कोई किसी और के साथ जाए, वो भी अच्छा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो। किसी वायरस के साथ मिलके चला जाए, वायरस का तो टेंडेंसी होता है कि हमारे बॉडी में जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है और हमारे खुद के डीएनए से जाकर मिल जाता है। ये तो और अच्छा बात है। अगर हमको जीन ट्रांसफर करना हो, कोई अपना खुद का जीन दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो हम अपना जीन निकाल कर उसके वायरस को घुसेड़ देंगे और उस वायरस को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, सीधे उसके क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ जाएगा। अरे अच्छी बात है या नहीं?
लेकिन हमारे पास अच्छा बात नहीं है ना, कोरोना वायरस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, तो हम लोग बात करें यूज एज अ वेक्टर, मतलब हम लोग वेक्टर के तौर पे यूज करेंगे किसके लिए, जैसे तुम मेरे को यूज कैसे किए फॉर मोबाइल, है ना भाई, वैसे ही हम इसको किसके लिए यूज करेंगे, ऑफ जीन, मतलब वेक्टर ऑफ जीन, मतलब जीन का वेक्टर है, खुद भी एक जीन है और जीन को उठा के ले भी जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज एज वेक्टर ऑफ जीन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज एज वेक्टर ऑफ जीन इन बायोटेक, इन बायोटेक, इन बायोटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन बायोटेक का मतलब हो गया बायोटेक्नोलॉजी, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, यूज एज अ वेक्टर ऑफ जीन इन बायोटेक, अरे हमारा सेक्टर क्या है, बायोटेक है, क्लियर है भाई, हम लोग बायोटेक पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम जीन को ट्रांसफर करेंगे, कैसे कैसे नहीं करेंगे, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा ऐसा नहीं रहा कि जेनेटिक्स से चल रहा है, जीन खेल रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए हम उसको जेनेटिक्स से साथ में बता रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना जीन खेल रहे हैं ना भाई, अपन शुरुआत में पूरा खेलेंगे, जीन जितना भी खेल रहे हैं वो अपन शुरुआत में खेलेंगे, बाद में जब अपना टॉपिक खत्म होगा, जब एनिमल हस्बेंड्री चालू करेंगे तो उसके बाद फिर दोबारा कभी जीन नहीं आएगा, जीन खत्म, जीन का जितना भी वर्ड था सबको खत्म करूंगा, जितना भी चैप्टर में जीन यूज होने वाला है सब खत्म हो जाएगा, क्लियर, उसके बाद चालू करेंगे अपन क्या, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री खत्म होकर चालू करेंगे अपन एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन खत्म होगा उसके बाद प्लांट रिप्रोडक्शन, उसके बाद सीड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई क्या, तो बताओ जो जंपिंग जीन होगा वो तो घरेले से मिल जाता होगा कहीं भी नहीं ना, अरे बहुत कम मिलता होगा ना भाई, हमारे अंदर कभी तुम नाम सुना कि कोई जीन जो है ना जंप करके दूसरे पे चल गया है और उसकी वजह से शरीर में दिक्कत हो गई, ऐसा कभी सुना है क्या भाई, अरे ऐसा सुना है कि नहीं सुना है भाई, तो हम लोग बात करें कि भैया जो जंपिंग जीन है वो क्या होता है भैया, तो हम लोग बात करें बहुत स्पेशल और काफी रेयर है ना, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा मिलता है, तो लिखना स्पेशल, स्पेशल किस लिए, अभी हम इसको यूज कर रहे हैं वेक्टर के लिए, इसलिए स्पेशल, अगर ये काम का नहीं होता तो बहुत बेकार, नॉट स्पेशल, समझ में, तो लिखेंगे स्पेशल एंड रेयर जीन्स, स्पेशल एंड रेयर जीन्स, स्पेशल एंड रेयर genes, special and rare genes. What the point? These are the genes. The point लिखेंगे. These are the genes. These are the genes which can move from one locus. These are the genes which can move from one locus to other locus. These are the genes which can move from one locus to other locus. अरे समझ में आ रहा है locus क्यों बोल रहा हूँ? अरे जीन का तो एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, उसको हम locus बोले थे ना भाई, मैं तुमको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, है कि नहीं? तो one locus to another locus on a same, सब हो सकता है सेम क्रोमोसोम पे मूव कर जाए या फिर अदर क्रोमोसोम पे चला जाए, तो लिखना on a same and another chromosome. अरे जब जंप पे कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि सेम क्रोमोसोम पे जंप करेगा, हो सकता है इसमें से निकल के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाए, on a same or another and another chromosome, on a same and another chromosome, मतलब उसके खुद के क्रोमोसोम पे या फिर किसी दूसरे के क्रोमोसोम पे जंप करके चला जाए। अच्छा इस टॉपिक के साथ साथ पढ़ते रहेंगे ना भाई, है कि नहीं, साथ साथ पढ़ते रहोगे तो क्लियर रहेगा, नहीं इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं चल रहा है क्या, और सब लोग एग्जाम आइडिया खेल लेना नहीं यार, हम बता रहे सब लोग एग्जाम आइडिया खेल लेना, एग्जाम आइडिया से एक एक क्वेश्चन कर लेना भैया, अपने को 90% चाहिए मिनिमम 12 बोर्ड में, और तुम्हारे समय एग्जाम होगा, तुम्हारे दिसंबर में वैक्सीनेशन हो जाना है, दिसंबर बाद तो मतलब वैक्सीनेशन हो जाना है, फिक्स है तुम्हारा एग्जाम आगे होगा, बिहार में होगा लेकिन कौन होगा, बिहार में होगा, बिहार में वाला का कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जिसको कोरोना हुआ उसका भी जम होगा, सबके साथ बैठा के भाई, चलो तो हम लोग बात करें जो जंपिंग जीन है इसको जिसने डिस्कवर किया वो एक फीमेल
मतलब उसका नाम था डी मैकलिंटॉक। क्या नाम हो गया? डी मैकलिंटॉक। और उसको हम लोग लेडी मेंडल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब करिए लेडी मेंडल के नाम से हम उसको जानते हैं। चलो तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, इसमें लिखना, इसमें अपना पॉइंट लिखेंगे। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, it was first discovered by D. McClintock, D M C C L I N T O K, D. McClintock। क्या भैया? D. McClintock, D. McClintock। हाँ, M C C करेक्ट, D. मैकलिंटॉक। और इसको तो किस नाम से जानते हैं? लेडी मेंडल के नाम से। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि भैया लेडी मेंडल किसको बोलते हैं? तो लेडी मेंडल किसको बोलते हैं भैया? डी मैकलिंटॉक को बोलते हैं। क्लियर है? अरे लेडी मेंडल किसको बोलते हैं भाई? डी मैकलिंटॉक। क्लियर है भाई? अच्छा, इसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड एज एक्टिवेटर एंड डिसोसिएटर इन नेज। मतलब कौन एक्टिवेटर है, कौन उसका डिसोसिएशन करवाएगा? नेशन, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब एसी एंड डीएस की बात कर रहे हैं। एसी का मतलब केस कंडीशनर नहीं, एसी का मतलब यहाँ पे एक्टिवेटर है। तो लिख कर यहाँ तक तो हम बोले यहाँ लेडी मेंडल ने क्या काम किया? डिस्कवर्ड एज एसी एंड डीएस इन नेज। तो बात करके लिखो, डिस्कवर्ड एज AC and DS in age। अभी यही आएगा एग्जाम में, AC and DS। एग्जाम में जब आएगा ना तो AC and DS लिखने ही आएगा। तो उसके बाद में बोलना जी 30 हो गए सर, आप बोलो सर, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? मसला और पढ़ाई नहीं किया, बोले मास्टर है ना, बोलेंगे कुछ बोले बोलेगी नहीं, हम भी बोले थे। देखो क्या होता है ना, अगर क्लास बंद होगा हाँ, क्लास में बाहर नहीं है सर, बहुत ज्यादा नेक ख्याल है। गुड, आगे चलो, यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे बोलो नहीं करेगा, बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो तो अगला डालेंगे, अगला टाइप का चाहे एसी में लिखो, थोड़ा फॉर्म लिखवा देते हैं। लेना एसी एंड डीएस, ये अमेरिकन से क्या था? तो हम जो होगा कि ना एसी एंड डीएस एक्चुअली प्रेजेंट ऑन, जंपिंग जी में बढ़ रहा है ना, देखेंगे ना कहां से कहां मूव किया। तो लिखना एसी एंड डीएस एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। एसी एंड डीएस एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, actually present on chromosome number 9। हो गया? and move to other chromosome, and move to other chromosome, and move to other chromosome। ये हो गया तुम्हारा AC and DS। ठीक है, चलो ये ड्रोसोफिला में भी प्रेजेंट होता है, बराबर। एक इसमें भी प्रेजेंट होता है ड्रोसोफिला। ये तो पहले एग्जांपल हम लोग तुम्हारा किसमें? मेन। अगला छोटा सा जब टॉपिक डालना ड्रोसोफिला, इसी में एग्जांपल पर है ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला तो इंग्लिश में का नाम नहीं है, और सब जंपिंग जीन का नाम है। AC DS समझे थे ना, जंपिंग जीन का नाम है। वैसे ही हमारे ड्रोसोफिला में भी जंपिंग जीन होता है। भाई तो बोल रहा था कि इसमें इसका आईडी ड्रोसोफिला का नाम नहीं है, नाम नहीं है। कहाँ नहीं है नाम? किस चीज में नाम है? सब एग्जांपल में फाइनल आईडी दे जाता है। ड्रोसोफिला, हाँ ड्रोसोफिला होता है। तो ड्रोसोफिला में जो जंपिंग जीन है ना, उसका नाम है फोल्ड बैक एलिमेंट। क्या नाम है?
फोल्ड बैक एलिमेंट। उसमें एक और जंपिंग जीन होता है जिसका नाम होता है कोपिया लाइक एलिमेंट। कहा तो नाम आया नाम एक और होता है इसके अंदर होता है पी एंड वाई एलिमेंट। ये हो गया हमारे ड्रोसोफिला के अंदर पी एंड वाई एलिमेंट। वैसे ही ईस्ट के अंदर भी होता है, वैसे ही ईस्ट के अंदर भी होता है। ईस्ट ड्रोसोफिला के लिए दिया गया। चलो फिर ईस्ट के अंदर होता है, ईस्ट के अंदर, और वहां पर होता है टी वाई एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है? टी वाई एलिमेंट। वैसे ही मैमल्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स में, और टी वाई एलिमेंट, ये सब जंपिंग जीन का नाम है। टी वाई एलिमेंट ये सब याद रखना है भाई। जितना भी मैं फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर जितना भी पढ़ाया हूं ना भाई, वो सब याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपना, खूब क्वेश्चन आएगा एकदम थरेले से। भाई तुम सोचो ना, पूरे चैप्टर में तुम देखो, जेनेटिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, और फिर हमारा बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर बचपन कथी करेगा? इंट्रोडक्शन, एक मेजर टॉपिक, इवोल्यूशन दूसरा मेजर टॉपिक, बस खत्म। ये इवोल्यूशन, बाकी सब तो यही रहेगा मैक्सिमम है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा चैप्टर को कम से कम 50 बार तो पढ़ ही लेना। मैमल्स या फिर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन में भी होता है, और ह्यूमन में होता है अलू जीन, अलू एलिमेंट। ये दोनों गलती से आलू मत पढ़ने लगे, अलू, अरे है ना साउथ के हीरो अलू अर्जुन आया था। अरे आया नहीं आया यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो मुझे। है यहाँ तकलीफ? अरे नहीं है यहाँ तकलीफ? चलो तो अगला बढ़ेगा हम लोग, अगला बिठा दे इसको, देखो। चलो छठा नंबर डालना सूडो अलील्स। सूडो का मतलब, अरे सूडो का मतलब फॉल्स, अलील मतलब वही जीन का डिफरेंट फॉर्म होता है अलील, अरे है ना, मतलब यहाँ पे एक अलग से अलील आ जाएगा जो कि फॉल्स अलील होगा। सही बात गलत बात? मतलब ऐसा लगेगा कि वो अलील है पर वो अलील होगा नहीं, मतलब सूडो अलील। ठीक है, बस लेकिन और खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग छठा डालेंगे 6 पॉइंट सूडो अलील्स। छठा नंबर पे हमारा सूडो अलील्स। ये बहुत अच्छा काम है भाई, वो भी चलो देखेंगे सूडो अलील्स में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि देखना समझना चाहते मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रोमोसोम, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, और हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक अलील है, हो सकता है ना भाई? अरे हो सकता है नहीं, और यहीं पे ना एक छोटू सा एक वाला अलील है ना भाई। अब दोनों का पोजीशन अलग अलग है भाई, इसका पोजीशन सिर्फ ये है और इसका पोजीशन ये वाला है, अरे है ना भाई? तो दोनों का लोकस अलग अलग है, तो ये आपस में नॉन अलीलिक है, लेकिन क्या तुम उसको अलग कर सकते हो? अरे हम उसको अलग कर नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक के हैं, अभी ये दोनों एक ही अलील लगेगा ना मेरे को, तो ये दोनों आपस में नॉन अलीलिक है, लेकिन लगेगा मेरे को एक के बोले। तो ये सूडो अलील का केस आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे देयर आर टू नॉन अलीलिक जीन्स, there are two non-allelic genes, there are two non-allelic genes, there are two non-allelic genes which are present very close to each other, which are present very close to each other, which are present very close to each other, which are present very close to each other on a chromosome,
on a chromosome and regulate similar or related phenotype phenotype का मतलब phenotype का मतलब तो आपको दिखेगा बाहरी जो external appearance related phenotype हो गया। अच्छा देखो ये दोनों आस-पास ही है, ठीक है ना? ये दोनों एकदम पास-पास है। ये क्या कभी मेरे को ऐसा चीज देखने को मिलेगा क्या? सब एक ही जैसा दिखेगा मेरे को। लेकिन अगर मान लो कभी कोई गलती से रेयर क्रॉसिंग ओवर हो गया इन दोनों के बीच में और ये दोनों जीन को अलग-अलग कर दिया, तब मेरे को दिख जाएगा या नहीं दिख जाएगा? तो इट कैन बी सीन ओनली इन द केस ऑफ रेयर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम। सही है? अगर इसके बीच में बहुत ज्यादा रेयर क्रॉसिंग ओवर हो जाए और इसको अलग कर दिया जाए, तब उस केस में मेरे को ये जीन देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ये दिखेगा नहीं, मेरे को सेम ही अलग लगेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे अपन देखेंगे they are identified by rare crossing over they are identified by rare crossing over और ये होता है तुम्हारा ड्रोसोफिला के अंदर। एग्जांपल में लिखेंगे स्टार एंड एरिटीरोइड्स ARETERI स्टार एंड एरिटीरोइड्स ARETEROID the एरिटीरोइड्स I shape in Drosophila star and arytenoids I shape in Drosophila I shape अरे इसमें चल रहा है बोलेगा I shape in Drosophila। अब समझना जरा, देखो जो स्टार शेप होता है ना, एक तो स्टार एंड एरिटीरोइड्स, ठीक है भाई? तो ये दोनों शेप होता है, लेकिन उसका जो आंख होता है ना, उसका दो तरह का शेप होता है। एक तो एक्सटर्नल होता है और एक इसका इंटरनल शेप होता है। मतलब जिसका एक आंख के लेयर को हटाओ ना, फिर दूसरा हमको दिखता है। तो अंदर वाला दिखता है एरिटीनोइड शेप का और जो बाहर वाला दिखता है वो दिखता है मेरे को स्टार शेप का। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल और ये हो गया हमारा इंटरनल। ये हो गया हमारा इंटरनल आई शेप और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल आई शेप। कोई दिक्कत? अरे बोलो मियां, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है भाई? चलो तो यहाँ तक कर लेंगे। लिख लो स्टार के ऊपर एक्सटर्नल है और इंटरनल जो है वो एरिटीरोइड्स है। हो गया? अरे हो गया क्या? बिल्कुल। चलो तो लिखेंगे अपन 7 नंबर पे आइसोअलीन। ये छठा हो गया सूडोअलीन। अब 7 नंबर का पॉइंट है हमारे पास आइसोअलीन। आइसोअलीन इसको लिखेंगे these are the different form of an allele। आइसोअलीन में लिखना these are the different form of an allele which produced these are the different form of an allele which produced similar expression example eye color in Drosophila
एग्जांपल आई कलर इन ड्रोसोफिला। अच्छा याद करो, आई कलर ड्रोसोफिला का दो तरह का था, रेड एंड व्हाइट। अगर W प्लस आया तो, अरे याद करो इस पे बात किया था किसने, टीएच मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और सेक्स लिंकेज पे डाला था, अरे याद है। और इसको बोला था ये एक्स लिंक कैरेक्टर होता है ड्रोसोफिला का आई कलर, अरे याद है। और उसमें रेड एंड व्हाइट किया था, अरे किया था या नहीं किया था। तो हम लोग क्या बात करेंगे, आई कलर ड्रोसोफिला को दो पार्ट डिवाइड कर देना, लिखना है W प्लस एंड W। जो W प्लस है वो रेड देगा और जो W है वो क्या देगा मेरे को, व्हाइट देगा। अच्छा आइसोलीन है, मतलब आइसोलीन है, इसका मतलब क्या, कोई और भी होगा तो रेड दे रहा होगा, अरे सही है ना। तो भैया इसमें जो है ना माइनर म्यूटेशन हुआ, जो रेड है वो किसकी वजह से बनता है, W प्लस की वजह से। और इसमें माइनर म्यूटेशन होके तीन तरह का एलील बना, एक बना W प्लस S, एक बना W प्लस G, क्या बना भैया, एगो W प्लस S, एगो हमारा बना W प्लस G, और एक और बना हमारे पास W प्लस Y है ना, नहीं W प्लस C, एक हमारे पास क्या है W प्लस C। तो एकदम माइनर म्यूटेशन हुआ, एकदम थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये कलर रेड ही नहीं है। और ये दोनों, ये तीनों अलग अलग एलील है कि नहीं है, अरे है ना, ये तीनों अलग अलग एलील है। बना किससे है, माइनर म्यूटेशन से, लेकिन बनाएगा लाल रंग का ही आंख, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कैसा है हमारे पास, माइनर म्यूटेशन की वजह से ये सब बना है, माइनर म्यूटेशन की वजह से ये सब बना है। देखो और ये सब क्या है, आपस में आइसोलीन्स है क्या, अरे सब एक के जैसा फिनोटाइप दे रहा है ना, बोलो मेरा नहीं करेगा सब सिमिलर फिनोटाइप दे रहा है, तो ये सब कैसे हैं, आइसोलीन्स। वैसे ही ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है ना IA, होता है ना IA, अब IA में भी जो है तीन तरह का होता है, IA1, IA2 और IA3, और तीनों ही मिलकर क्या करता है, सेम ब्लड ग्रुप बनाता है, दैट इज द A। एंटीजन भी सेम, मतलब म्यूटेशन बहुत कम हुआ है, नहीं समझ में, म्यूटेशन जो है बहुत कम हुआ, क्लियर है। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आरबीसी के ऊपर जब शुगर का कॉम्प्लेक्स चढ़ता है तो उसका जो इसका ब्लड ग्रुप दूसरा का चेंज होता है क्या, तो बात हम लोग बात करते हैं इसमें, देखेंगे जरा ऊपर के नहीं अब टॉपिक डालो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो गया सारे आए। अरे वो था जीन एक्सप्रेशन, अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब रेगुलेशन मतलब इसमें हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के बारे में। देखिए इसमें रेगुलेशन तो टॉपिक डालेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, टॉपिक डालेंगे हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हाँ भाई पूरा एकदम चलेगा, पूरा यही खत्म होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो टॉपिक डालो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन चलो हो गया भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे नीट में। नीट की बात करें तो इसमें हमको दो ओपेरन पढ़ रहे हैं, तो लैक ओपेरन और एक हमारा ट्रिप्टोफेन। ये दोनों ओपेरन में से एक सवाल तो तय है, समझना है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स आना है, चाहे तुम जो करो, क्लियर है भाई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो इसके अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, इसके अंदर हम लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म
the molecular mechanism by which the expression of any gene, the molecular mechanism by which the expression of any gene is regulated, the expression of any gene is regulated, the expression of any gene is regulated as per requirement of cell/organism, as per the requirement of cell या फिर cell/organism, requirement of cell/organism। समझना, यहाँ पे दो वर्ड, एक तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड जीन और दूसरा वर्ड है हमारे पास रेगुलेटेड। सही है ना? सबसे पहले रेगुलेटेड होने का मतलब क्या है? ऑन ऑफ मैकेनिज्म चलेगा, ऑन ऑफ मैकेनिज्म चलेगा, ऑन होगा तो ऑफ होगा, ऑफ होगा तो ऑन होगा, इसलिए स्लैश लेके लिखा। समझ पड़ा? रेगुलेट में कुछ भी हो सकता है, ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन, ठीक है भाई? अच्छा, यहाँ पे जो जीन है ना, जो ऑन ऑफ मैकेनिज्म शो करेगा, इट मस्ट बी द नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। लिखकर तो ये जो जीन है यहाँ पर किसको कंसीडर करेंगे? नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन को कंसीडर करेंगे, कंस्टिट्यूटिव जीन। ठीक है, हमारे पास ये जीन किस टाइप का है? नॉन कंस्टिट्यूटिव का है और रेगुलेशन मतलब ऑन ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीन को मार्क करके लिख देना और रेगुलेटिव को मार्क करके लिख देना, हमारा जीन मार्क करके लिख रही है। लिखकर कोई दिक्कत है? अच्छा, तुम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझते हो क्या? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझते हो? अपस्ट्रीम का मतलब पानी की धारा के अपोजिट बहना इज अपस्ट्रीम, और अगर पानी की धारा के साथ बहना इज डाउनस्ट्रीम। मतलब अगर नदी का पानी इस तरफ से इस तरफ जा रहा है और हम भी इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम। अब पानी इस तरफ चल रहा है, हम इस तरफ चल रहे हैं तो अपस्ट्रीम। समझना है? अच्छा, जब हम लिखते हैं ना भाई, तो थोड़ी देर बाद आएगा वो अपन बात करेंगे, ठीक है? समझना, ये हमारा समझ में आएगा क्या? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये। और ये जो जीन है वो हमारा कैसा जीन है भैया? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है और ये रेगुलेटेड होता है भैया, ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म को शो करता है। और इसके बेसिस पे भैया ऑन ऑफ मैकेनिज्म के बेसिस पे ये दो तरह का होता है, एक तो वो जो ऑफ से ऑन होगा और एक वो जो ऑन से ऑफ होगा, मतलब इंड्यूसेबल एंड द रेप्रेसेबल। सही है भाई? तो टॉपिक डालेंगे अपन टाइप्स। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कितने तरह का हो जाएगा? दो तरह का हो जाएगा, टू टाइप्स। तो टॉपिक में टू टाइप्स हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो पहला लिखो इंडक्शन, मतलब इंड्यूस होने वाला। पहला क्या हो जाएगा हमारा? इंडक्शन। इसको लिखेंगे अपन इंडक्शन में, अपन इंडक्शन में लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन, रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन, रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन, रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन। अच्छा, इंड्यूसिबल जीन है, तुम ऑन से ऑफ करते हैं कि ऑफ से ऑन करते हो? इंड्यूस करना है, ऑफ से ऑन करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देना ऑफ टू ऑन। टू ऑन, ऑफ टू ऑन। हाँ, तो तुमको समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? चलो, अच्छा ये किसके लिए होता है? एनाबॉलिज्म के लिए कि कैटाबॉलिज्म के लिए? कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे लिख देना फॉर कैटाबॉलिज्म। पहला टाइप को मरने का हमारा कंप्लीट हो गया। पहला टाइप कंप्लीट हुआ ना, तो दूसरा टाइप को लिखेंगे। दूसरा टाइप क्या है? पहला हो गया इंडक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा? रेप्रेशन या फिर सप्रेशन, है ना? तो दूसरा डालेंगे अपन यहाँ पे दूसरा डालेंगे रेप्रेशन। रेप्रेशन में लिखना रेप्रेशन, इसमें अपन लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ
रेगुलेशन ऑफ रेप्रेसिबल जीन, लिखना रेगुलेशन ऑफ रेप्रेसिबल जीन, रेगुलेशन ऑफ रेप्रेसिबल जीन। बताओ सप्रेस करना है तो ऑन होगा ऑफ करेगा कि ऑफ होगा तो ऑन करेंगे? ऑन से ऑफ करेंगे ना। चलो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑन से ऑफ। बताओ ये कैटाबोलिज्म ये एनाबोलिज्म, वैसे ही मार्क करते हैं आपको लिखो एनाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। सही है। अच्छा इसका मैकेनिज्म जो है ना, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट में देखा गया था और साइंटिस्ट का नाम था जिसने देखा था, वो साइंटिस्ट का नाम था जैकब एंड मुनार्ड। क्या नाम था साइंटिस्ट का? जैकब एंड मुनार्ड। जैकब एंड मुनार्ड। अच्छा जैकबसन ऑर्गन क्या होता है? जैकबसन ऑर्गन, जैकबसन ऑर्गन जैकबसन ऑर्गन नहीं स्नेक में होता है जैकबसन ऑर्गन, प्रेजेंट फॉर ऑल्फैक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें? अब हम लोग इन दोनों का मैकेनिज्म डालेंगे। अब हम लोग एक एक करके मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो इसका मैकेनिज्म सबसे पहले प्रोकैरियोट को हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, प्रोकैरियोट से ही डिस्कवर किया गया था और उसको सबसे पहले स्टडी किया था साइंटिस्ट का नाम था जैकब एंड मुनार्ड। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था भैया? जैकब एंड मुनार्ड। क्या नाम भैया साइंटिस्ट का? जैकब एंड मुनार्ड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म, छोटा सा टॉपिक डालना मैकेनिज्म बीच टॉपिक में बराबर। इसमें लिखना इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, in prokaryotes first given by Jacob and Monod. In prokaryotes first given by Jacob and Monod. Jacob and Monod. सबसे पहले किसने दिया? Jacob and Monod ने इस चीज को दिया। तो लिखा क्या था? अच्छा किसने दिया था? तो ई कोलाई ने दिया। किसने दिया था भैया? ई कोलाई में। और इसने नाम दिया था ओपेरॉन मॉडल या फिर कंसेप्ट। जो भी हमारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, उसको हम किस नाम से पढ़ेंगे? ओपेरॉन के नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे हम लोग? ओपेरॉन। अच्छा ई कोलाई जानते हो क्या? हाँ सब पता है। तो भाई ई कोलाई एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारे ई कोलाई में सबसे पहले एक प्रोकैरियोट्स है। ठीक है भाई, ई कोलाई में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था क्या? जैकब एंड, किसने डिस्कवर किया भैया? जैकब एंड मोनार्ड ने। किसने डिस्कवर किया भाई? जैकब एंड मोनार्ड ने। वापस बोलो, किसने डिस्कवर किया भैया? जैकब एंड मोनार्ड ने। किसमें डिस्कवर किया? ई कोलाई में डिस्कवर किया। फर्स्ट गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। किसके अंदर भैया? ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर भैया? ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर भाई? ई कोलाई के अंदर। और इसको क्या नाम दिया था भैया? ओपेरॉन बोला। क्या नाम दिया था भैया? ओपेरॉन। जो हम स्टडी करेंगे ना, तो अब हम उसको बोलेंगे इंड्यूसेबल ओपेरॉन बोलेंगे और रेप्रेसेबल ओपेरॉन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? या फिर रेप्रेसेबल कंसेप्ट, इस तरह से समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको क्या बोला भैया? ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल या फिर कंसेप्ट। ठीक है भाई, अब हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं? ओपेरॉन मॉडल या फिर कंसेप्ट। अब हमारे पास में दो ओपेरॉन, एक हमारे पास डायरेक्ट और एक हमारे पास ट्रिप्टोफैन, मतलब एक इंजेक्टेबल में से और एक हमारा ट्रिप्टोफैन में से। क्लियर है? एक ट्रिप्टोफैन में से। हेलो भाई, ये थोड़ा सा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में जो सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम देने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन इसको फिक्स आने वाला है 5 मार्क्स। 5 नंबर वाले एग्जाम में एक आया। 5 नंबर वाला क्वेश्चन बिल्डिंग को रखता है ना, अभी 4 रहता है, 4 रहता है ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें एक हमारा एक क्वेश्चन हुआ वो यहाँ से हुआ। ओके ओके क्या पक्की बात? चलो सारे स्टूडेंट नहीं जाएगा। सबसे पहले दिवाकर आया था 6 बज के 27 मिनट के बाद।